द इंटरव्यू बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। 130 साल से जरा पहले से जब से इसका आविष्कार हुआ है, इंटरव्यू न्यूज़पेपर में साधारण सी बात बनकर रह गया है। आज लगभग हर आदमी जो भी शिक्षित है, उसने अपनी जिंदगी के किसी न किसी समय कोई इंटरव्यू पढ़ा होगा, जबकि दूसरे दृष्टिकोण से कई हजारों प्रसिद्ध लोगों के सालों से इंटरव्यू होते रहे होंगे, कुछ के तो बार बार भी। इसलिए यह हैरानी की बात नहीं है कि इंटरव्यू के बारे में मत, इसके कार्य, तरीके और इसके गुण बहुत कुछ भिन्न भिन्न रहे हैं। कुछ तो इसके अस्तित्व के बारे में काफी फालतू दावे कर बैठते हैं कि अपने उच्चतम रूप में इंटरव्यू सच्चाई का स्रोत है और व्यवहार के रूप में एक कला। दूसरे आम तौर प्रसिद्ध लोग जो अपने आप को इसका शिकार मानते हैं, वे इंटरव्यू को अपने जीवन में अनुचित घुसपैठ के रूप में शायद इसका तिरस्कार करेंगे, या उनको लगेगा कि यह किसी तरह उनकी महत्ता को कम कर देता है, जिस तरह कुछ आदिकालीन संस्कृतियों में यह विश्वास किया जाता है कि अगर कोई किसी का चित्र खींचता है तो वह उस आदमी की आत्मा चुरा रहा है। V.S. नायपॉल मानते हैं कि इंटरव्यू से कुछ लोगों को चोट पहुंचती है और वे अपना कुछ अंश खो बैठते हैं। एलिस इन वंडरलैंड के रचने वाले के बारे में कहा जाता है कि वे सच ही इंटरव्यू करने वाले से डरते थे और वे कभी इंटरव्यू देने के लिए राजी नहीं हुए। यह उनको जरूरत से ज्यादा महत्व देने का डर था, जिसके कारण परिचितों, इंटरव्यू लेने वालों और उनके हस्ताक्षर के लिए पीछे पड़ने वालों को दूर रखते थे और बाद में इन आदमियों को चुप करने में सफलता, कहानियां बड़े संतोष से और खुश होकर सुनाते थे। रडयार्ड किपलिंग इंटरव्यू लेने वाले के प्रति और भी अधिक निंदापूर्ण दृष्टिकोण व्यक्त करते थे। उनकी पत्नी कैरोलाइन ने 14 अक्टूबर 1992 को अपनी डायरी में लिखा है कि उनके दिन को बोस्टन से आए 2 संवाददाताओं ने बर्बाद कर दिया। वह अपने पति को संवाददाताओं को यह कहते हुए बताती है, मैं इंटरव्यू देने से क्यों इनकार कर देता हूँ, क्योंकि यह अनैतिक है। यह एक अपराध है, उतना ही अपराध जितना कि एक आदमी पर अपराध, जैसे एक हमला, और उतना ही दंड का पात्र है। यह कायरतापूर्ण और घृणित है। कोई सम्मानित व्यक्ति इसे नहीं चाहेगा। देने वाले की बात तो छोड़िए। फिर भी किपलिंग ने कुछ साल पहले मार्क ट्वेन पर ऐसा धावा बोला था। H.G. वेल्स ने 1994 में इंटरव्यू की साक्षात्कारी कठिन परीक्षा का जिक्र किया है, परंतु फिर भी वे अक्सर इंटरव्यू देते रहते थे और 40 साल बाद उन्होंने जोसेफ स्टालिन का इंटरव्यू लिया। सॉल बेलो, जो कई मौकों पर इंटरव्यू देने के लिए राजी हो गए हैं, फिर भी उन्होंने इंटरव्यू को अपनी सांस की नली पर अंगूठे की छाप की तरह बताया है। फिर भी इंटरव्यू की कमियों के बावजूद यह संचार का एक सर्वोच्च उपयोगी माध्यम है और किसी समय से अधिक हमारे अपने समकालीन लोगों की बहुत ही स्पष्ट छाप इंटरव्यू द्वारा ही प्राप्त हुई है। डेनिस ब्रायन ने लिखा है, लगभग सभी महत्वपूर्ण बातें हम तक साक्षात्कार द्वारा ही पहुंचती हैं। इसके कारण इंटरव्यू लेने वाला अद्वितीय शक्ति और प्रभावपूर्ण स्थान रखता है। निम्नलिखित उम्बर्टो एको के इंटरव्यू का अंश है। इंटरव्यू लेने वाला द हिंदू से मुकुंद पाडमानभन है। इटली के बोलोनिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर उम्बर्टो इको ने संकेत विज्ञान, संकेतों का अध्ययन, साहित्यिक व्याख्या, शैक्षिक पुस्तकों, बच्चों की पुस्तकों, समाचार पत्रों में लेखों पर अपने विचारों के लिए एक विद्वान के रूप में जबरदस्त नाम कमाया। उनके द्वारा लिखी हुई सामग्री इतनी विशाल और व्यापक है जो हमें आश्चर्यचकित कर देती है। 1980 में द नेम ऑफ द रोज के प्रकाशन, जिसकी 1 करोड़ प्रतिलिपियां बेची गईं, के साथ उनको एक बुद्धिजीवी महानायक के बराबर स्थान प्राप्त हुआ। मुकुंद अंग्रेज उपन्यासकार और शिक्षाविद डेविड लॉज ने एक बार टिप्पणी की, मेरी समझ में नहीं आता कि एक आदमी इतना काम कैसे कर लेता है जितना कि वह इको करता है। उम्बेर्टो एको, हो सकता है कि मैं बहुत सारी चीजें करने का प्रभाव छोड़ता हूँ, परंतु अंत में मुझे लगता है कि मैं हमेशा वही चीज कर रहा होता हूँ। मुकुंद, वह क्या? उम्बेर्टो एको, अब यह बताना और भी मुश्किल है। मेरी कुछ दार्शनिक रुचियां हैं और मैं अपने शैक्षिक काम और उपन्यासों के द्वारा उनमें लगा रहता हूँ।
बच्चों के लिए लिखी गई मेरी पुस्तकें भी अहिंसा और शांति के बारे में हैं। आप देखिए, यह सभी एक ही नैतिक और दार्शनिक रुचियों का पुंज होता है। और फिर मेरे पास एक राज्य है। क्या आप जानते हैं कि अगर ब्रह्मांड में से सारे खाली स्थान निकाल दें और सभी कणों में से खाली स्थान निकाल दें तो क्या होगा? ब्रह्मांड मेरी मुट्ठी जितना रह जाएगा। इसी प्रकार से हमारे जीवन में बहुत से खाली स्थान होते हैं। मैं उनको अंतराल कहता हूँ। मान लीजिए आप मेरे स्थान पर आ रहे हैं। आप एक लिफ्ट में हैं और जब आप ऊपर आ रहे हैं, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। पहली मंजिल से तीसरी मंजिल में आपकी लिफ्ट को ऊपर आने के इंतजार करते हुए मैंने पहले ही एक लेख लिख दिया है। हंसते हैं। मुकुंद, निश्चय ही हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। आपके गैर उपन्यासिक लेखन आपके विद्वतापूर्ण काम में एक प्रकार की विनोदशीलता और व्यक्तिगत गुण होते हैं। नियमित शैक्षिक शैली से यह काफी भिन्न है, जो कि निरंतर व्यक्तिहीन, प्रायः नीरस और मन को ऊबाने वाला होता है। क्या आपने जानबूझकर एक अनौपचारिक शैली अपनाई है या यह आप में स्वाभाविक रूप से आई है? उम्बेर्तो एको जब इटली में अपना पहला डॉक्टर की उपाधि संबंधित शोध ग्रंथ पेश किया तो मेरे एक प्रोफेसर ने कहा, विद्वान एक विषय के बारे में काफी सीखते हैं, तब वह गलत परिकल्पनाएं कर बैठते हैं, फिर उन्हें ठीक करते हैं और सारांश दे देते हैं। इसके विपरीत तुमने अपनी खोज की कहानी बता दी, अपनी जांच और गलतियां भी। इसके साथ साथ उन्होंने मान लिया कि मैं ही ठीक था और अपना शोध ग्रंथ एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित कर दिया। इसका मतलब है कि उनको यह बात पसंद आई। उस समय 22 साल की आयु में मैं समझ गया कि विद्वान विद्वतापूर्ण किताबें उस ढंग से लिखी जानी चाहिए जैसे मैं अपनी खोज की कहानी लिखता हूँ। यही कारण है कि मेरे निबंधों में वर्णनात्मक पहलू होता है और संभवतः यही कारण है कि मैंने वर्णनात्मक रचनाएं, उपन्यास काफी देर से लिखने शुरू किए, लगभग 50 साल की आयु में कम या ज्यादा। मुझे याद है कि मेरे दोस्त रोलांड बार्थ हमेशा खिन्न रहते थे कि वह निबंध लेखक क्यों थे, उपन्यासकार क्यों नहीं। वह किसी न किसी दिन रचनात्मक लेखन करना चाहते थे, परंतु ऐसा करने से पहले उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार की खिन्नता मुझे कभी महसूस नहीं हुई। मैंने संयोगवश उपन्यास लिखना शुरू किया। एक दिन मेरे पास करने को कुछ नहीं था और मैंने लिखना शुरू कर दिया। उपन्यासों ने मेरी वर्णन संबंधी रुचि को संतुष्ट कर दिया। मुकुंद, उपन्यासों की बात करें तो आप एक प्रसिद्ध शैक्षिक अकादमिक से द नेम ऑफ द रोज के प्रकाशन के बाद आप शानदार ढंग से प्रसिद्ध होते चले गए। आपने 5 उपन्यासों की अपेक्षा बहुत सारी गैर कथा साहित्यिक विद्वतापूर्ण रचनाएं लिखी हैं, जो 20 से भी अधिक रही होंगी। उम्बेर्तो एको 40 से ऊपर, मुकुंद 40 से ऊपर। उनमें एक संकेत विज्ञान पर भी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली रचना थी। परंतु बहुत सारे लोगों से उम्बेर्तो इको के बारे में पूछिए और वे कहेंगे, ओह, वह नॉवेलिस्ट है। क्या आप इससे परेशान हो जाते हैं? उम्बेर्तो इको, हाँ, क्योंकि मैं अपने आप को विश्वविद्यालय का एक प्रोफेसर समझता हूं जो इतवार के दिन उपन्यास लिखता है। यह मजाक नहीं है। मैं शैक्षिक सम्मेलनों में हिस्सा लेता हूं और पेन क्लब्स और लेखकों की गोष्ठियों में नहीं। मैं एजुकेशनल कम्युनिटी से अपना घनिष्ठ संबंध मानता हूं। परंतु ठीक है, अगर बहुत से लोगों ने केवल नॉवल ही पढ़े हैं तो हंसते हैं और कंधे उचकाते हैं। मैं यह जानता हूं कि नॉवल लेखन द्वारा मैं अधिक पाठकों तक पहुंच सकता हूं। लक्षण विज्ञान जैसी सामग्री द्वारा मैं 10 लाख पाठकों की अपेक्षा नहीं कर सकता। मुकुंद, अब मैं अगले प्रश्न पर आता हूं। द नेम ऑफ द रोज एक गंभीर नॉवेल है। एक स्तर पर यह जासूसी कहानी है, परंतु यह तत्व मीमांसा, धर्मशास्त्र और मध्यकालीन इतिहास की गहराई में भी जाती है। फिर भी इसके बहुत बड़ी संख्या में पाठक थे। क्या आप इस सभी से उलझन में पड़ गए? उम्बेर्तो इको, नहीं। पत्रकार उलझन में पड़ जाते हैं और कभी कभी प्रकाशक भी, और यह इसलिए कि पत्रकार और प्रकाशक विश्वास करते हैं कि लोग बकवास पसंद करते हैं और वे मुश्किल अध्ययनशील अनुभवों को पसंद नहीं करते हैं। सोचिए कि इस ग्रह पर 60 खरब लोग हैं। द नेम ऑफ द रोज की 1 करोड़ से 1 करोड़ 50 लाख प्रतिलिपियां बिकी। इसलिए
एक ढंग से मैं पाठकों की थोड़ी प्रतिशत तक पहुंच पाया, परंतु यथार्थ में इसी प्रकार के पाठक होते हैं जो कि आसान अनुभवों को पसंद नहीं करते, या कम से कम हमेशा यह नहीं चाहते। रात्रि भोज के बाद 9 बजे मैं स्वयं टेलीविजन देखता हूँ, और या तो मैं मियामी वाइस या इमरजेंसी रूम देखना चाहता हूँ। मुझे इसमें आनंद आता है और यह मेरी आवश्यकता है, परंतु सारा दिन नहीं। मुकुंद, क्या उपन्यास की इतनी भारी सफलता का कोई संबंध इस बात से है कि इसमें मध्यकालीन इतिहास के एक युग के बारे में लिखा गया है जो कि उम्बेर्तो एको? यह संभव है, परंतु आप मुझे एक कहानी और बताने दें, क्योंकि अक्सर मैं कहानियां हुए चीन के सयाने आदमी की तरह बताता हूँ। मेरे अमेरिकन प्रकाशक ने मुझे कहा कि उसको मेरी पुस्तकें पसंद थीं, पर ऐसे देश में जहाँ किसी ने भी गिरजाघर न देखा हो और न ही लैटिन पढ़ी हो, उसे 3000 से ज्यादा प्रतिलिपियां बेचने की आशा नहीं थी। इसलिए मुझे 3000 प्रतिलिपियों की पेशगी दी गई, परंतु अंत में अमेरिका में 20 या 30 लाख प्रतिलिपियों की बिक्री हुई। मेरी किताब से पहले काफी किताबें मध्यकालीन भूतकाल पर लिखी जा चुकी हैं। मेरे ख्याल में किताब की सफलता एक रहस्य है, कोई भी इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। मेरे ख्याल में अगर मैंने द नेम ऑफ द रोज 10 या 20 साल पहले लिख दी होती तो यह बात नहीं होती। उस समय यह क्यों सफल हुई, यह एक रहस्य है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।